चलिए अभी हम पढ़ेंगे संगम युग। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है संगम युग। कहता है कि संगम युग ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी। इसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते हैं। ये सब पढ़ चुके थे, आगे चलते हैं। ये सब हो चुका है ना। चलिए यहाँ से होगा कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का उपयोग सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। इसमें श्वेत संत तिरुनाबुक रसु ने किया था। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्ननगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा में बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलेस्तानार में मणिक मैकिले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावन भी है। इसमें से जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मैकिले की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ की कीर्ति न्याय परिवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्क देवर की दिया जाता है। कहता है कि तिरुतक्कवर देव पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। कहता है कि तोल्काप्पियम तमिल व्यापार है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुलम सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामावतारम। अब आगे संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अक्कम और पूरम। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। कहता है कि उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राजा स्थित है। आगे चलते हैं। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कहता है कि पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। कहता है कि पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के तप्त स्वरों का विशेष ज्ञान विशेषज्ञ बताया गया। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल, नेंदुजीरल, नानंद और सेनगुट्टवन। ठीक। कहता कि सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठा दिया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेंदुजेलियन सबसे शक्तिशाली थे। संगम युग में मंत्रियों को अमात्यान या अमात्यार कहा जाता था। राजधानी के एक महाराजसभा होती थी जिसे लालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ साथ न्याय का काम करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मननरन कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी।
भूमि नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, परंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क व चुंगी शुल्क की जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसी की समय को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के बाद संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रभाव नहीं मिलता है। पता कि तोलक्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार दिए गए। पहला है ब्राह्मण, देव, आसर, प्रजात्य, असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच का उल्लेख मिलता है। परण्य विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीनय कहा गया। एक पक्षीय प्रणय को केकेन्य व अनुचित प्रणय को पेरुनिदिन्य कहा गया। संगम काल में चावल का प्रमुख खाद्यान्न था। इसे दूध से मिलाकर के सांभर नामक जो था खाद्य तैयार किया जाता था। अब आगे आपका संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग, जैसे कि पुलैयान दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटपाई बनाने का काम करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति होता था। मलवर लूटपाट करने वाला जाति होता था। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नर्तकियों व गायकों के दल घूम कर लोगों का मनोरंजन कराते थे। संगम साहित्य में इन्हें ऑनर या बिहेलियर कहा गया। कथा कि तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवेयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षा होती थी। संगम काल के लोग जो था कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। कौवे को, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों का सही दिशा भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, जिन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इसकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उसके प्रमुखों को बेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का काम किया करती थी। इन्हें केडसीबियर कहा गया था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर एवं चोर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी में 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यही की खुदाई से एक विशाल रोम बस्ती का पता चला। यहाँ से मनकों के निर्माण का जो था कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नागरिक कहता है कि हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं को सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था।
कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य में स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंदन कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंदन का एक नाम कुमार भी था और तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यही अर्थ होता है। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र जो था न बच्चा था। पता है कि कुरुबस नामक एक पर्वतीय जाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों को माना गया है। अब आ गया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था 240 से 280 ईस्वी में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त लोग कुषाणों के समान थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था 240 से 280 ईस्वी में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 में। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ताओं विक्रम एवं कथा के परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसी अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बिना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। अब आगे है आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। कहता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के अधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियाँ भारत आया। शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। अब आगे है साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का मुख्य केंद्र था। कहता है कि अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, कोशकार यानी कि शंकु वस्तुकार था, बेताल भट्ट, घटकपर, बारामिहिर जो था खगोल वैज्ञानिक था और बरूची जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त दूसरा का संधि विग्रह सचिव बीरसेन शैव मतावलंबी या जिसे शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। बीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासक इकाई होती थी जिसकी प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को बाट या चाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा
संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। कहता है कि ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुरम ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारी के क्रियाकलापों का उल्लेख। भू राजस्व का उत्पादन 1 से 4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता है। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता है। कहता है कि आर्थिक उद्योग के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, वास्तु बास करने योग्य भूमि, चारागाह हो जाएगा आपका, पशु के चारा योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जीतने योग्य भूमि नहीं होता था, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होता था। आगे चलते हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, कहता है कि विष्णु मंदिर है तिगवा यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर है भूमरा यानी कि हो जाएगा नगौदा मध्य प्रदेश में। और पार्वती मंदिर हो जाएगा नयना कुठार मध्य प्रदेश में। 10वां अवतार मंदिर हो जाएगा देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर हो जाएगा आपका खोह। लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा आपका भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। आगे है आपका गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। कहते कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विद्वान कहता है कि बिंद जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कौन? सबर जाति के लोग। आगे चलते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो था 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें राजा भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गुनिका कहा गया। वेश्यावृत्ति में वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी कि जिला ललितपुर का 10वां अवतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा की संख्या 16 से 17 ही गुप्तकालीन। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुप्त संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदकीर्त है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महान शाखाओं से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं बाघ की गुफा है, जो बाघ यानी कि जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लाभ प्रनाश, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिका एवं सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखे थे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की थी। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई। ब्रह्मगुप्त इस युग में महान नक्षत्रज्ञ, वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही किसी वस्तु को अपनी ओर
खींचती है या आकर्षित करती है। गुप्त काल में प्लकानव ने पशु चिकित्सा पर हस्त या आयुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई। आगे चलते हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है। कथा की संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपाक्या कहा जाता है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहत् स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृत अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कहानी है, अभिज्ञान शकुंतलम में। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भागवत गीता। संस्कृत उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आगे है नगरों का क्रमिक पतन और गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता। वाक्टक राजवंश। वाक्टक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग बिंदशक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बराबर विदर्भ के स्थानीय शासक थे। बिंदशक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी में शासक हुआ। वाक्टक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। बिंदशक्ति। पुराणों से पता चलता है कि इनमें 4 अश्वेक ये करवाए थे। प्रवरसेन के बाद वाक्टक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा या वंशीय मतलब शाखा, दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, यानी कि 335 से 360 ईस्वी। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410। प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी। पृथ्वीसेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाक्टक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाक्टकों का राज्य गुप्त एवं वाक्टकों का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसने दोनों पुत्र दिवाकर सेन, दामोदर सेन आवश्यक, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाक्टक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। कथा की प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाक्टकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बासिम शाखा के हरिसेन के साथ चला गया। आगे चलते हैं। बासिम शाखा के वाक्टक। कथा के वाक्टक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित था। वाशिम शाखा के प्रमुख राजा प्रवरसेन बिंदशक्ति द्वितीय 335 से 340 ईस्वी में, प्रवरसेन द्वितीय ने 340 से 400 से 415 ईस्वी में, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी में। ठीक, आगे हरिसेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वाक्टक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। आगे चलते हैं। आगे वाक्टक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। ठीक, संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाक्टक नरेशों के दरबार में हुआ।
कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहाँ उसने उनके सेतुबद्ध का शोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाक्टक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाक्टक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत पिता की व्याघ्रदेव ने रचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाक्टकों के शासनकाल में हुआ था। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजाओं में पुष्पभूति वंश के शासक ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। हरियाणा के प्रांत के कुरुक्षेत्र के आसपास वर्तमान थानेश्वर रखिए। कथा कि प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परमार भट्टारक और महाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा छिलक दल के पपिता माइक ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर के कारागार में डाल दिया। आगे है राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर के राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजा शशांक राजवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परमार भट्टार नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की विजय हुई पराजय हुई, हार गए। पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजने तथा 1643 ईस्वी एवं 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 में एवं 645 में दोनों चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। 2 चीन उसके दरबार में आए थे। हर्ष के कश्मीरी के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रेय प्रदान किया गया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे चलते हैं। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदन नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर के उसके नाम से तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक जो था राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भक्ति का विभाजन जिलों में होता था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था।
विषय में के अंतर्गत होता कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद, भंडी प्रधान सचिव होता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान। पुलकेशिन ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का सबसे प्रधान ग्रामा पक्षिलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेन के अधिकारी को बिरदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाकीर्ति एवं महाबली कीर्ति कहा जाता था। हर चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र उल्लेखित मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। अब आगे आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जैसे कि पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी थी कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 606 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन दूसरा का 730 से 800 ईस्वी। कहता है कि मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर के शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटी द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता। कहता है बतापी कोड व महालमल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी, जिसके शासनकाल में चीनी यात्री हुए इतिसंग आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतावलंबी था। उसने लोकादित्य, एक मल्ल और रंजीय, अत्यंत काम और उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि धारण किए थे। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण कर ली थी। अब आगे है आपका अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय का या उसने दूसरा का था। उसने राज सिंह राजाओं में सिंह आ गया, अग्रमीज मतलब शासकों का प्रेमी, ठीक, और शंकर भक्त, शिव का उपासक भी उपाधि धारण किया था। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापकला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में श्वेत शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन ने किया था। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आमद कद तस्वीरें लगी। कहता है कि आगे है 10 कुमार चरित्रम के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के थानेश्वर मंदिर तथा बैकुंड पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो था नंदी वर्मन दूसरा ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नंदी वर्मन के समकालीन थे। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिनकी राजधानी तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार जो था कुंजर मल्लैन राजराज पेरू थरचंद था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सिद्धनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र विषय आदि प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपलक्ष्य
उपरांत आदित्य प्रथम ने कतः कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुचिंड चोल मंडलम बनाया। कहता है कि राजराज प्रथम ने शैव धर्म के अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का बनवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के शासक अब आगे है बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। अब आगे है चोल काल में भूमि के प्रकार। ठीक, अब आगे है शाला भोग हो जाएगा किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। ठीक, ब्राह्मण दय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। गैर ब्राह्मणों किसान की स्वामी की भूमि हो जाएगा बेदन कथा की बेलनन दगाई। और हो जाएगा आपका देवदान या तिरुन मंदिर का उपहार में दी गई भूमि। और पबिक कुछ है ऐसे पबकुलू चट्टन कुछ ऐसे ही है जो है इसका आपका हो जाएगा आपका जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि। आगे चलते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र दूसरा ने पर केसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कम्मद शासक जयकेसर प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कथा करलो तुर्ग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति की समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य के उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिया। आगे चलते हैं। चोल शासकों में भाग लेने वाला प्रथम एवं उच्च पदाधिकारी को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुदरन कहा जाता था। लेखों में कुल उच्च अधिकारियों को उड़न कूटस कहा गया, जिसका अर्थ है कि सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था 6 मंडलों में जो था विभक्त था। मंडलम कोट्टम नऊ एवं नाडु काड कुर्रमों में विभाजित किया गया था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। बेल्ला जाति के धनी किसानों को केंद्र सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खास नियंत्रण हासिल था। किछि रे आवे छी रुकल रहा। अब आ गया आपका उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुबेद वेलन 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान कथा की अरियार
जैसे कि उपाधियों दी। उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय प्रशासन चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। उरे और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा या मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कलम कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग प्राप्त करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। अब आगे है कि उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूमि राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए था। उन्होंने वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए था। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य नहीं रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने अपने बस्तियों में खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदिक मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मोदय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कथक की कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयगनोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलिंग गर्तुपर्णी। अब आगे है कंबन ओट्टाकुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य का और पंप पन्नन और रन्नन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न हो जाएगा कंबन, ओट्टाकुट्टन और पुगलेदी, और हो जाएगा आपका कन्नड़ हो जाएगा पंप पन्नन और रन्नन। परसी ब्राउन ने तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। अब आगे है आपका उत्तर मेरू शिलालेख, जो सभा सदस्य का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालांतर में अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखरेख बागानी समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार दान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: कथकी, वलिंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। अब आगे चालुक्य वंश, कल्याणी बतापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप दूसरका ने किया था। इसकी राजधानी मौनखेड़ थी। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर दूसरका, विक्रमादित्य छठा, सोमेश्वर तीसरका, तैलप तेसरका। सोमेश्वर प्रथम ने मौनखेड़ से राजधानी हटा करके कल्याणी को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विद्वता विज्ञानेश्वर ने की थी। कथा कि विक्रमादित्य देवचरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य छठा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। अब आगे आपका चालुक्य वंश प्रतापी। जयसिंह ने
बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी बतापी यानी कि बीजापुर के निकट। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी था राजा पुलकेशिन द्वितीय। कथा कि आगे आपका महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत सुवर्ण एवं अग्निटोम यज्ञ या संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन दूसरका ने बनवाया था। पुलकेशिन दूसरका ने हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणेश्वर दक्षिणापथेश्वर मंदिर की उपाधि धारण की थी, दक्षिणापथेश्वर की। पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन दूसरका को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन दूसरका मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने बतापी कोट की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन दूसरका से था। अब आगे अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन दूसरका को दिखाया जाता है। बतापी का निर्माणकर्ता रवि कीर्ति को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तरपनाथ की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य दूसरका ने इसे अब निजसरा की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टाकलम में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोकी देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा रवि कीर्ति द्वितीय था। इसके संमंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिर का शहर कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका चालुक्य वंश बेगी। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा था विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट। आगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था 752 ईस्वी में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी जो थे मणिकर या मानखेट थी। ठीक। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण दूसरका, इंद्र तेसरका, कृष्ण तेसरका। अब आगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रवंश कथा कि ध्रुव राष्ट्रवंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर जो था अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुवों को धारा वर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेकर के चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट दूसरका को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों से संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अब आगे अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। कथा कि आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सागर संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक जो था रक्तायनन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगाभद्र नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी निवासी अलम सूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो था कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में जो था कन्नड़ भाषा के कवि पोन्नन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलप तृतीय ने 1973 में कर्क को हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। अब आगे आपका एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों को और 13 से 29 तक हिंदुओं को और 30 से 34 तक जैनों का। 1 से 12 बौद्ध और 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन की गुफाएं। ठीक।
बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसमें संख्या 10 है। इसमें से एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 स्थल थल एवं 3 थल नाम दिया गया था। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म का भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुस्लिम व्यापारियों को बसने या इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब आगे यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लन पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होशियल वंश। द्वार समुद्र के होशियल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होशियल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। बस आज यहीं तक।